अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशन। मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 10 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 6, दैट इज अबाउट बेसिक स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे बल्कि इनफैक्ट रिवाइज करेंगे स्टैट के वो कॉन्सेप्ट जो इससे पहले साबका क्लासेस में आप लोगों ने बिल्कुल आसानी के साथ किए थे। सिंपल से फार्मूलाज थे, सिंपल सी टर्म्स थी, मीन मीडियन मोड का कॉन्सेप्ट था, हिस्टोग्राम पॉलीगॉन का कॉन्सेप्ट था। उसके अलावा हमने बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करके देखे थे। लेकिन आज के इस चैप्टर में हम करेंगे सिंपल जो हमारे पास डाटा होता है अनग्रुप डाटा, उससे अगले लेवल पर काम, जिसमें ग्रुप डाटा शामिल होगा, ग्रुप डाटा, डिस्क्रीट डाटा भी होगा, कंटिन्यूस डाटा भी होगा। फिर उसके बाद आपने इससे पहले अरिथमेटिक मीन करके देखा है, लेकिन इसमें हम मीन की फर्दर टाइप्स करेंगे, लाइक हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये भी इसी के अंदर कवर किए जाएंगे। मीन, मीडियन, मोड, ये सारी के सारे फंक्शंस जो है ये हम करेंगे एक तो अनग्रुप डाटा के लिए और फिर ग्रुप डाटा के लिए। एट द एंड हम फाइनली एक शॉर्ट सा टच देंगे क्वार्टाइल्स के कॉन्सेप्ट को, उसके साथ साथ हम देखेंगे रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉन्सेप्ट को। तो ये वो वाली स्टैटिस्टिक्स है जो डेफिनेटली सबको आनी चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्टैट की जो सबके लिए होनी चाहिए। तो अगर कोई कम से कम स्टैट करना चाहता है तो उसके लिए ये स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो लेक्चर सीरीज आप लोगों को हेल्प करेगी स्कूल और कॉलेज लेवल पर। जब भी आप मैथ तैयार करना चाहेंगे ये आप लोगों के लिए बेसिक होगी। और जहां तक हम बात करते हैं स्कूल लेवल की जॉब्स की या कॉलेज लेवल की जॉब्स की, तो वहां पर मैथ और फिजिक्स के पोर्शन को कवर करने के लिए ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से रिसेंटली जो जॉब्स आई थी एसएसटी की, उनकी तैयारी के लिए लास्ट सेशंस का आगाज हो गया है। उन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। प्रॉपरली लेक्चर का आगाज करते हैं। अब चूंकि ये बच्चों के लिए बुक लिखी गई है तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है। सबसे पहले वही एक चीज है वेदर फोरकास्ट। हम वेदर फोरकास्ट सुनते हैं, कहा जाता है कि 3 दिन के बाद बारिश होगी या 5 दिन के बाद होगी, और हम देखते हैं कि वो हो जाती है और सम टाइम नहीं होती। मोस्टली होती है, सम टाइम नहीं होती। ये जो पेशेंट गोई होती है ये फर्जी नहीं होती, ये डाटा बेस्ड होती है, कंप्यूटराइज्ड होती है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स स्टैटिस्टिकल डाटा की बेस पर बताते हैं कि आगे मौसम कैसा रहेगा। तो ये जो चैप्टर है ये हमें बहुत सारी चीजों को टाइम से पहले फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स क्या है? मैथ की वो ब्रांच जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उस रॉ डाटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे उसकी ग्रुपिंग करें या उसको सिंपल अनग्रुप्ड फॉर्म में लिख दें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद उस डाटा को एनालाइज करते हैं और जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं उसको हम इंटरप्रेट करते हैं ताकि हमारे पास कोई हम एक कंक्लूजन पर पहुंच सकें, हम उसकी बेस पर कोई अपने रिजल्ट्स पुट कर सकें। सो दैट इज अबाउट स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में ये 4 बुनियादी चीजें हैं: डाटा कलेक्शन, डाटा अरेंजमेंट, डाटा एनालिसिस और फिर फाइनली डाटा इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है, इसको स्किप करके हम आगे चलते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पर। तो सबसे पहले है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी एक जनरल सा वर्ड है जिसका मतलब होता है तादाद। तो अगर आपके पास कोई भी डाटा है तो उसमें आपने ये देखना है कि वो डाटा फ्रीक्वेंसी वाइज, तादाद वाइज कितना है। फॉर एग्जांपल आप एक क्लास में जाते हैं और आप टेस्ट लेते हैं तो आप उसका एक फाइनल रिजल्ट बना सकते हैं कि 90% जो रिजल्ट है वो कितने स्टूडेंट्स का है, 80% कितने स्टूडेंट्स का है, 70% कितने स्टूडेंट्स का। तो जितने स्टूडेंट्स होंगे वो असल में आपके डाटा की क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। अगर आप कहते हैं 90% रिजल्ट 6 स्टूडेंट्स का है तो 6 क्या है? 90% मार्क्स की फ्रीक्वेंसी है। तो हम क्या करते हैं कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं जिसमें डाटा को ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जिसको पकड़ते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स पर काम है ये एक इंग्लिश स्टैटिशियन ने, साइंटिस्ट ने शुरू किया था जिनका नाम है जॉन ग्रांट। इनका टाइम है 1620 से लेकर 1674। सेंचुरी की बात करें तो ये 17th सेंचुरी बनती है। इन्होंने बर्तानिया के अंदर डेथ जो था उसका डाटा लिया, मुख्तलिफ तरह की डेथ्स का, और देखा कि वो डाटा इतना भी रैंडम नहीं होता। अगरचे जो डेथ्स हैं वो रैंडम है लेकिन उनका जो डाटा है उसमें प्रॉपरली पैटर्न्स मौजूद हैं। तो ये उस के अकॉर्डिंग डाटा है। फिर अगर हम इस डाटा को ऑर्गेनाइज करने की बात करें तो हमारे पास एक तो अनग्रुप डाटा वो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप ग्रुप डाटा लें तो उसमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों तरह का डाटा होता है। तो अगर आपके पास एक डाटा है आप उसको डिस्क्रीट फॉर्म में अरेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आसान है।
फॉर एग्जाम्पल एक शू स्टोर है जिसमें 40 कस्टमर शूज खरीदते हैं और उनके शू साइज ये हैं 6 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 8, 7, 7, 7, ये 40 लोगों का है डाटा, हर एक के शू का एक नंबर है। तो हम कहते हैं कि 6 नंबर कितने लोगों का है था, 9 लोगों का, इसमें से काउंट कर लेते हैं। 7 नंबर शूज कितने लोगों का था, 10 लोगों का। 8 नंबर कितने लोगों का था, 8 लोगों का। 9 नंबर शूज 4 लोगों के थे। 10 नंबर शूज 8 लोगों के थे और 11 नंबर शूज एक बंदे का था। और फिर हम इस डाटा को कैसे लिखते हैं कि हमारे पास जो हमारा डाटा है उसको हम यहां पे लिख लेते हैं। इसको आप कह सकते हैं ग्रुप कह सकते हैं। फिर उनको स्पेसिफिक हम मार्क्स से शो करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है और 5 के लिए हम ये लाइन लगा देते हैं। फिर ये 6, 7, 8, 9 और 10, इस तरीके से हम टेली मार्क्स के जरिए डाटा को प्रेजेंट करते हैं और एट द एंड हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। तो 3 चीजें हैं, ग्रुप्स, टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसीज। इसके बाद अगर आपने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है तो उसमें आप देख लेते हैं कि आपके पास जो डाटा है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डाटा है जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 72 और सबसे छोटी वैल्यू है 26। तो मैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 46। अब मेरे पास जो डाटा है उसमें 46 दरमियानी नंबर्स हैं और मुझे ये देखना है कि मुझे इसके कितने ग्रुप्स बनाने हैं। तो मैं इसके 5 ग्रुप बना सकता हूँ, 6, 7, 8 जितने भी बनाने चाहे हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेंज ढूंढते हैं। रेंज के लिए हम लोएस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं हाईएस्ट वैल्यू में से, तो हमारे पास रेंज बन जाती है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितने ग्रुप्स बनाने। नंबर ऑफ ग्रुप्स हमारी मर्जी है। तो हमारी कोशिश होती है कि ग्रुप बहुत बड़े ना हो, ग्रुप या बहुत छोटे ना हो। इतने छोटे ना हो कि आप बहुत ज्यादा काम में लग जाए और इतने बड़े ग्रुप्स भी ना हो कि ग्रुपिंग का मकसद ही खत्म हो जाए। इतना कम से कम साइज होना चाहिए कि आप ग्रुप बनाए तो बाद में आपको उससे आसानी हो। तो आप उस डेटा को लिखते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। लाइक पहला कॉन्सेप्ट है क्लास लिमिट का। तो क्लास लिमिट क्या है? एवरी क्लास हैज 2 लिमिट। जब भी आप डाटा बनाते हैं तो इसकी 2 लिमिट्स होती हैं। लाइक ये आप कहते हैं 1 to 4, ये एक डाटा है तो इसकी क्लास लिमिट है, लोअर क्लास लिमिट 1 है, अपर क्लास लिमिट 4 है। फिर आगे अगली क्लास की लिमिट है 5 to 8। लोअर क्लास की लिमिट 5 है और अपर क्लास की जो लिमिट है वो 8 है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, हम हर क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जमा करके 2 पर तकसीम कर देते हैं तो हमारे पास उसका मिड पॉइंट आ जाता है। लाइक 1 + 4 5 होता है और 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 2.5। तो इसका मिड पॉइंट है 2.5। ये 5 + 8 13 है, 13 का मिड पॉइंट होता है 6.5 क्योंकि हमने 13 को 2 से डिवाइड करना है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्लास लिमिट के लिए दोनों क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट दोनों को जमा करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है उसका मिड पॉइंट आ जाता है। फिर है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ दोनों तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप लोअर क्लास लिमिट जो 2 कंसेक्टिव्स हैं इनका डिफरेंस ले सकते हैं या 2 कंसेक्टिव अपर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस ले सकते हैं तो उससे आपके पास क्लास विड्थ आ जाएगी। फिर है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री के लिए हमने क्या करना होता है? क्लास बाउंड्री के लिए आपने एक अपर क्लास लिमिट ऑफ या लोअर क्लास लिमिट ऑफ 1 क्लास, उसमें से माइनस करना होता है उससे पिछली क्लास की लोअर क्लास लिमिट को और उसको डिवाइड कर देना है 2 से। अब देखें 5 - 1 4, ये आपके पास सॉरी इसकी लोअर क्लास लिमिट को इसकी अपर क्लास लिमिट से 5 - 4 1 और 1 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.5 आ जाएगा। इसी तरह 9 - 8 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5। एक्चुअली हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्लास की बाउंड्री आती है वो हम 0.5 से निकालते हैं और फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है कि लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 को माइनस करना होता है और अपर क्लास में जमा करना होता है तो हमारे पास इस तरह क्लास बाउंड्री बनना शुरू हो जाती है। इस तरह एक कंटिन्यूस डाटा डिजाइन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आप करते क्या है, क्लास बाउंड्री बनाने के लिए आप करते हैं अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ द फॉलोइंग क्लास। प्रीसीडिंग जो पहली क्लास है उसकी अपर क्लास लिमिट को हमने माइनस करना है बाद में आने वाली क्लास की लोअर क्लास लिमिट से। तो 5 - 4 इज इक्वल टू 1 और उसको फिर हमने डिवाइड करना है 2 से और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसको फिर हमने लोअर क्लास लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर देना है और अपर क्लास लिमिट में हमने इसको ऐड कर देना, तो उससे हमारे पास सीबी आ जाएगी। सीबी मतलब क्लास बाउंड्री। ये जो होते हैं एब्रीविएशन ये भी याद कर लिया करें क्योंकि इससे रेलेवेंट कॉन्सेप्ट आपने
करने होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक डाटा है, अब आप इसकी सबसे पहले रेंज निकाल लेते हो, तो सबसे बड़ी वैल्यू को सब में से माइनस कर देते हैं सबसे छोटी वैल्यू को। तो आपके पास 175 में से जब आप 140 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 35। अब आपने डिसाइड करना है कि 35 के आप कितने ग्रुप बनाना चाहते हैं। आप इसके 5 ग्रुप बना सकते हैं या 7 ग्रुप बना सकते हैं। तो ये अब आपकी मर्जी है कि आप इसके किस तरह ग्रुप बनाना चाहें। तो अब आपने करना क्या है कि लोअर से शुरू करना है, अपर तक जाना है, यानी कि आप 139 से शुरू कर लें, 139 से 144, ये 5-5 की यहाँ पर बाउंड्री जो है वो 5 की क्लास विड्थ रखी गई है। तो हम 5 की क्लास विड्थ के साथ चल सकते हैं। तो इन्होंने 7 ग्रुप बनाए हैं। अगर आप 5 ग्रुप बनाएंगे तो 7-7 की क्लास लिमिट आ जाएगी, क्योंकि 35 डिवाइडेड बाय 5 ग्रुप्स इज इक्वल टू 7। फिर आप इसकी क्लास बाउंड्रीज डिसाइड करेंगे। क्लास बाउंड्री डिसाइड करने के लिए आपने जो रेलेवेंट वैल्यूज है वो इनके अंदर पुट करते जाना है और एट द एंड उनको जमा कर लेना है। तो ये इसके अंदर 2 वैल्यूज आई हैं, इसके अंदर 4, इसके अंदर भी 4 हैं, इसके अंदर 7 हैं, इसमें 5 है, इसमें 7 है और इसमें 1 है। ये वैल्यूज आप इसके अंदर लिखते जाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो आप इस तरह डाटा डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लास लिमिट्स है इसी की तरह ही, उसके बाद टेली मार्क्स है, फ्रीक्वेंसीज हैं, क्लास बाउंड्रीज है और क्लास मार्क्स है। तो आप इससे ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि 30 स्टूडेंट्स हैं, उनके वेट्स का आपके पास डाटा है। तो आपने उस डाटा से 5 का क्लास इंटरवल रखना है और आपने उसके ग्रुप बनाने हैं। तो आप सबसे कम जो डाटा है, सबसे छोटी जो वैल्यू है वो पकड़ेंगे, वहां से शुरू करेंगे 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, इस तरीके से आप चलते जाएंगे और आप ये इनका जो डाटा है वो क्लास लिमिट्स बना लेंगे और फिर इनकी क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे और फिर आप उसके क्लास मार्क्स बना लेंगे कि उसमें कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो उस डाटा के अंदर आपके पास फॉल कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। तो यह है। अच्छा, इसमें आपने ना मिड पॉइंट्स लेकर चलने होते हैं। ये जहां पे लिखा ना क्लास मार्क्स, ये असल में इन्होंने मिड पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो आप इनके मिड पॉइंट्स बना सकते हैं। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इससे पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। अब हिस्टोग्राम का कॉन्सेप्ट आ गया कि आपके पास एक वर्टिकल बार होता है जिसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर वो स्पेस हो जाएगी तो उसको फिर हम हिस्टोग्राम नहीं कहेंगे। तो ये एक पॉइंट है जो आपने कवर करना है। इसमें फिर जो डाटा है उसकी क्लास लिमिट्स इक्वल भी हो सकती हैं, अनइक्वल भी हो सकती है। आपके पास दोनों तरह के केसेस आ सकते हैं। आपने उनको परस्यू करना है कि आपके पास जो डाटा है उसमें क्लास इंटरवल इक्वल या अनइक्वल दोनों तरह के हो सकते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा है, इसमें तो क्लास लिमिट जो है वो इक्वल ही है और आपने इसमें से बाउंड्रीज निकाल के फ्रीक्वेंसीज पुट कर दी। अगर आपको लग रहा हो कहीं पर वैल्यू 0 आ रही है तो फिर आप क्लास लिमिट बढ़ा देंगे, तो फिर आपका हिस्टोग्राम जो होगा उसमें कोई भी गैप नहीं आएगा। अच्छा, अब इसके बाद ये हमारे पास एक डाटा है, यहां से हम चेक करते हैं। ये हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं। 30 से 39 9 की क्लास लिमिट बनती है, 40 से 43 4 की, इसी तरह हमारे पास 44 से 54, ये हमारे पास इस तरह क्लास लिमिट्स बनती जाती हैं। तो हम इन क्लास लिमिट्स को देख लेते हैं। इनफैक्ट ये 30 से 39 तक हम इसे टोटल 10 काउंट कर लेंगे, 40 से 43 तक 4 काउंट कर लेंगे, 44 से 54 तक ये इसमें हम तकरीबन 11 काउंट कर लेंगे, 55 से 69 तक। तो ये इस तरह हमारे पास क्लास लिमिट्स बनती चली जाएंगी। तो फिर इसमें से हमने निकालनी क्लास बाउंड्रीज और क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल है, तो ये हमारे पास इसकी इस तरह हम क्लास इंटरवल निकालते जा रहे हैं सबका। अब इसके अंदर हमने देखना है कि कितनी वैल्यूज फाइंड फॉल करती हैं फ्रीक्वेंसी में। हमें वो डाटा दे दिया गया है, तो हमने इनकी फ्रीक्वेंसी अब एडजस्ट करनी है। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट इसलिए करनी है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो बराबर नहीं है। तो कहीं पर क्लास इंटरवल कम है, कहीं पर ज्यादा है। तो उसके लिए हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, हम जो हमारे पास पहले फ्रीक्वेंसी दी गई है उससे उसको डिवाइड कर देंगे क्लास इंटरवल से। तो फॉर एग्जांपल इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, क्लास इंटरवल 10 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, क्लास इंटरवल 4 है। तो हम उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते जाएंगे। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी एडजस्ट होना शुरू हो जाएगी। ये 10 वाली एडजस्ट होकर 1 रह जाएगी, लेकिन ये 12 वाली 3 पे फॉल कर रही होगी। तो इस डाटा को अब आप यहां पर पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है कि आपने एक हिस्टोग्राम बनाना है और सारे मिड पॉइंट्स लेकर उनको आपस में कनेक्ट कर देना है। तो जब आप सारे मिड पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो उसे हम नाम देंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये जितने भी रेक्टेंगल्स हैं, ये है, इसी तरह ये है और ये है, इन सबको हम आपस में
कनेक्ट कर देंगे, इनके जितने भी हमारे पास मिड पॉइंट्स बनते जाएंगे उनको हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का नाम देते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डाटा है, ये क्लासेस बनी हुई हैं और ये बनी हुई है क्लास बाउंड्रीज, यानी कि जो क्लास लिमिट है वहां से हम क्लास बाउंड्री निकालते हैं और फिर उनके मिड पॉइंट्स निकालते हैं जिन्हें हम क्लास मार्क्स का नाम देते हैं, और हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी वाला डाटा तो वो हमें डेफिनेटली खुद ही दे देते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि आपने इससे मिड पॉइंट्स निकालकर सारे मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। लाइक हमारे पास यहाँ पे मिड पॉइंट 19.5 और 29.5 के दरमियान ये बन रहा है, इसी तरह 29.5 और 39.5 के दरमियान ये बन रहा है 34.5, तो ये 44.5 है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 54.5 बनेगा और यहाँ पे हमारे पास जो है ये बनेगा और ये बनेगा। इन सबको फिर हमने ज्वाइन करना है, तो ये जो हमने ज्वाइन करना है इससे बनने वाले डायग्राम को हम पॉलीगॉन का नाम देते हैं। तो ये पॉलीगॉन का कॉन्सेप्ट आप यहां से कवर करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है वो हम मेंशन कर दें। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए क्या करना होता है, ऑल द मिड पॉइंट्स, जितने भी हर रेक्टेंगल में मिड पॉइंट्स उनको ज्वाइन करना होता है। मिड पॉइंट्स एट बोथ एंड्स, इस एंड पर और इस एंड पर जो मिड पॉइंट्स होते हैं दे आर जॉइंट टू हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ज्वाइन करते हैं। जिस तरह इसको यहाँ पर इधर ज्वाइन कर दिया गया है, इसको हम इधर लाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ये जोड़े जाते हैं टू अकोमोडेट द एंड पॉइंट्स ऑफ द पॉलीगॉन, इनके एंड पॉइंट्स को अकोमोडेट करने के लिए। दिस विल मेक द ग्राफ नियरर विद एंड पॉइंट्स फॉलिंग टू ऑन टू द जीरो, हमने इसको एंड पॉइंट्स पे जीरो पे लाके फॉल करना होता है। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये इसकी एक्सरसाइज आ गई, डेफिनेटली इसके सारे टेबल बना बना के देखने पड़ेंगे, तो वो हम इधर वीडियो लेक्चर में तो यहाँ पर कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली सेम काइंड ऑफ एग्जांपल्स। अब हम अगेन अपने मकसद पे आते हैं। हमारा मकसद है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा यहां से पिक करना। तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आगे आ रहा है, वहां पर आपको ये टेबल बनाने को डेफिनेटली वो नहीं कहेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर आता है जहां पर आप चीजों को सम अप करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये डाटा है और ये फ्रीक्वेंसी है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो डाटा 3 तक है उसमें 1% फॉल करता है, 4 तक डाटा ले तो टोटल 2 हो जाते हैं, मतलब जो 4 में है 4 की कैटेगरी में 2 फॉल हो जाते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए जरूरी है कि दोनों को जमा कर दिया जाए। 5 पर 3 लोग फॉल कर रहे हैं लेकिन जरूरी है कि तीनों को जमा कर लें। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम पिछली फ्रीक्वेंसीज को जमा करते आते हैं। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 + 6 21 + 7 28 + 4 32 + 3 35 एंड +8 43। तो इस तरह हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो डाटा है वो अरेंज करते चले जाते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के डाटा के अकॉर्डिंग हम उसकी पॉलीगॉन भी बना सकते हैं। तो वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो पॉलीगॉन होती है वो फिर नीचे नहीं आती, वो फिर बढ़ती ही चली जाती है, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में डाटा बढ़ता है, लगातार बढ़ता है। तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आप कवर कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं उस पोर्शन की तरफ जो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने वो वाला डाटा करना है। तो हमारे पास यहां पे है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ डाटा इज द वैल्यू, ये कोई वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट करती है होल डाटा को ऐसे स्टेज पर जहां पर हमारे पास काफी सारी आइटम्स हो और हमें किसी सेंट्रल एवरेज को, सेंट्रल पॉइंट को फाइंड आउट करना चाहें। इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें अरिथमेटिक मीन है, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और क्वार्टाइल्स, ये इसके अंदर शामिल है। स्टार्ट लेते हैं अरिथमेटिक मीन से। तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या होता है? अरिथमेटिक मीन सिंपल एवरेज निकालने जैसा होता है। अगर आप सिंपल अनग्रुप डाटा को डील कर रहे हैं तो जिस तरह सिंपल एवरेज निकालते हैं तो उसी तरीके से अरिथमेटिक मीन भी निकाल सकते हैं। तो अरिथमेटिक मीन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स लिखकर एक्स के ऊपर बार लगाते हैं, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कहते हैं कि सम ऑफ ऑल एक्स वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि सारी वैल्यूज को हमने जमा करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देना है। तो अरिथमेटिक मीन मालूम करने के लिए हम लिखते हैं सिग्मा एक्स, यानी कि सबको सारे एक्स हमने जमा कर लेने, वो x1 x2 x3। यहाँ पे x1 फर्स्ट वैल्यू है, x2 कोई भी सेकंड वैल्यू है, x3 कोई भी थर्ड वैल्यू है, x4 कोई भी फोर्थ वैल्यू है। सबको जमा करना, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से हम इसे डिवाइड कर लेते हैं।
ये हमारे पास है एक आप कह लें कि आसान तरीका है। दूसरा जो शॉर्टकट मेथड है जिसमें आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, अगरचे नाम उसका शॉर्टकट है, उसमें क्या होता है कि आपने एक फर्जी सा मीन ले लेना होता है, उसको प्रोविजनल मीन या टेम्पोरेरी मीन भी हम कहते हैं, और हम कहते हैं कि एक्स बार इज इक्वल टू, यानी कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू प्रोविजनल मीन प्लस सिग्मा dx। अब dx निकालने के लिए हम हर फ्रीक्वेंसी को डेविएट करते हैं उसके प्रोविजनल मीन से, तो डेविएशन फ्रॉम प्रोविजनल मीन इज नोन एज dx। तो हर वैल्यू में से हम माइनस करते हैं प्रोविजनल मीन को, हर वैल्यू में से, हर फ्रीक्वेंसी में से नहीं, हर वैल्यू में से, और सिग्मा dx लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से। तो एक तो आपके पास मीन होता है सिंपल मीन, सम ऑफ ऑल डाटा, नंबर ऑफ ऑल डाटा। एक अरिथमेटिक मीन है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। और अब ये आपके पास आ रहा है शॉर्टकट मेथड। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई डाटा है, हमने इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है इस डाटा का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो तरीका सबको जमा कर लें और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करते हैं, आपके पास आ गया। दूसरा शॉर्टकट मेथड ये है कि आपके पास ये वैल्यू है 2, आपने एक फर्जी मीन यहां पर कोई भी सिलेक्ट कर लें, इनमें से आप देख लेते हैं कि ये 9 वैल्यूज हैं तो दरमियान वाली चूज कर लेते हैं। आप 5 भी चूज कर सकते थे, खैर आप उसको चूज करेंगे और उसका जो सिग्मा dx है वो आपके पास आ जाएगा 0। तो a प्लस सिग्मा dx डिवाइडेड बाय n, तो जो आपने फर्जी चूज किया है वो 6 है, 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आपके पास आंसर 6 आ रहा है। हम यहाँ पे 6 चूज करते हैं क्योंकि हमारे पास 4 वैल्यूज इस साइड पे, 4 इस साइड पे, और हमें आइडिया है कि ये किसी हद तक हमारे पास दरमियानी वैल्यू ही है। अगर आप 5 चूज करते तो 2 माइनस 5 माइनस 3 होना था, 3 माइनस 5 माइनस 2 होना था, 4 माइनस 5 माइनस 1 होना था, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 5 4, 10 माइनस 5 5। तब आप इनको अगर जमा करते तो ये पहले तो जो कैंसिल होते हैं उनको कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो गए, और 4 प्लस 5 9 आपके पास आंसर आना था। तो फिर आपने करना था 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9, तो वो आपके पास हो जाना था 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि आपने a6 की बजाय 5 चूज किया करना था। तो 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9 ये हो जाना था 5 प्लस 1, और आंसर आपका तब भी 6 आना था। तो प्रोविजनल मीन आप कोई भी रैंडमली चूज कर सकते हैं, वो 6 हो सकता है या 5 हो सकता है। ये है अरिथमेटिक मीन अगर आप अनग्रुप डाटा का कर रहे हैं। अगर आप ग्रुप डाटा का कर रहे हैं तो फार्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, आपके पास वैल्यूज होंगी, फ्रीक्वेंसीज होंगी, आप उनसे fx निकालेंगे, सिग्मा fx करके उसको डिवाइड कर देंगे सिग्मा f से। पीछे आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज थी, यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, वहां पे जस्ट सम ऑफ ऑल वैल्यूज था, यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज को हमने स्कोर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 3 लोगों का स्कोर 9 है, तो तीनों का कुल मिलाकर स्कोर 27 है। तो इसी तरह जब हम यहाँ से f ले रहे हैं तो यहाँ पर हम fx लेंगे, सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा n, सिग्मा f। तो इस तरीके से आप अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस फार्मूला पर आपने काम करना है, सारी इसके एग्जांपल्स करके देखनी है। जिस तरह यहाँ पर भी सेम टू सेम क्वेश्चन है तो इसको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसका शॉर्टकट मेथड। जिस तरह पीछे एक शॉर्टकट मेथड था, हमारे पास बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, पहले था सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पे हमारे पास सिग्मा फ्रीक्वेंसी डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो ये चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं आ रही हैं, और यहाँ पर आपके पास एक्स की वैल्यू तो होगी, वो तो डाटा के अंदर ही दी होती है। ये आपके पास प्राइस दी हुई है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो यहां से आप एक्स निकालते जाएंगे, 90 प्लस 94 करेंगे, आपके पास जो मिड पॉइंट आएगा वो आपकी एक्स वैल्यू होगी। तो आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक्स भी है एफ भी है। अब आप यहां से कोई भी एक प्रोविजनल मीन सिलेक्ट कर लें, आप 102 कर लें या 107 कर लें। इन्होंने 107 सिलेक्ट किया है, तो 107 सिलेक्ट करने के बाद आपने सारी डेविएशंस निकालनी है, और फिर आपने हर डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। अब यहां पर एक जो मिस्टेक आप लोग कर सकते हैं वो ये, सिग्मा एफ डी एक्स का मतलब क्या होता है? सिग्मा एफ डी एक्स का मतलब ये नहीं होता कि आप सिग्मा एफ निकालें, सिग्मा डी एक्स निकालें और उनको मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर एफ को हर डी एक्स से मल्टीप्लाई करते जाएं, और एट द एंड सिग्मा एफ डी एक्स करने के लिए सारे एफ डी एक्स को जमा कर लें। तो जब आप उनको जमा करेंगे तो उनको डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ से, और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ये था कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक मीन का। सेंट्रल टेंडेंसी की सबसे पहली मेजरमेंट है। सेंट्रल टेंडेंसी की दूसरी मेजरमेंट है मीडियन। ये सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है।
इट इज द वैल्यू विच इज इन द सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अनग्रुप डाटा, डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूस डाटा सबका मीडियन मालूम करने का अलग तरीका है। फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा अनग्रुप्ड है तो आप उसके अंदर टोटल वैल्यूज को जमा करेंगे, काउंट करेंगे। आपने करना क्या, सबसे पहले तो वैल्यूज को लिख लेना या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद लिखने के बाद आपने देख लेना कि वो वैल्यूज आपके पास ओड नंबर्स में या इवन नंबर्स में। अगर ओड नंबर्स में तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होना है, n+1 डिवाइडेड बाय 2, और इस नंबर वाली टर्म आपने उठानी है। और जो आपके पास इवन है उसके लिए आपने करना है हाफ मल्टीप्लाई n डिवाइडेड बाय 2 टर्म प्लस n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म। ये आपने करना है और इससे आपके पास आपका मीडियन फाइंड आउट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये डाटा है, 5 वैल्यूज है यानी कि ओड नंबर, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो 5+1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास साइज ऑफ थर्ड आइटम 1 2 3, तीसरी आइटम हमारे पास ये बनती है और इसका साइज क्या है 4। हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 4 वैल्यूज वाला डाटा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे n डिवाइडेड बाय 2 टर्म, और एक्चुअली यहाँ पे n+2 डिवाइडेड बाय 2 था, पीछे हमने वो मिस्टेकनली 1 कर दिया था। तो n+2 डिवाइडेड बाय 2 आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो आपने सेकंड और थर्ड टर्म को जमा कर लेना है। ये आपके पास सेकंड और थर्ड टर्म है, 10 20 15 30 था ना, 10 15 20 30। सेकंड और थर्ड टर्म को जमा करके 2 पर आपने डिवाइड कर देना और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ये देखें, ये 2 शुरू में आ जाता है जिससे आपने इसे डिवाइड करना है। तो ये आपके पास है मीडियन मालूम करने का तरीका, अगर आपके पास डाटा अनग्रुप्ड हो। अगर आपके पास डाटा ग्रुप्ड हो तो अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास फार्मूला है फॉर ओड वैल्यूज। ओड वैल्यूज के लिए आपके पास फार्मूला है सिग्मा f+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म। पहले आपके पास फार्मूला था n+1 डिवाइडेड बाय 2, अब n की जगह किसने ले ली, सिग्मा f ने। तो आप सारे f's को जमा करेंगे, +1 डिवाइडेड बाय 2, 18th टर्म। अब 18th टर्म हमें कहां पे मिलेगी, आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे। आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है 1 11 16, यहां तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 16 है, 18 इसके बाद आएगा। तो ये जो आगे 29 तक हद बन रही है उसके अंदर 18 ने फॉल करना है, तो 18 को आपने यहां पर ढूंढना है और 18 का जो आपके पास वैल्यू है वो आ रही है 20। अगेन देखते हैं, आप मीडियन देखते हुए जो वैल्यू ढूंढ रहे हैं वो किसके अंदर ढूंढ रहे हैं, अपने डाटा के अंदर। आप उसकी फ्रीक्वेंसी में नहीं, डाटा की वैल्यूज में ढूंढ रहे हैं। तो आपने एक्स के अंदर ढूंढना है मीडियन को। तो कौन सा एक्स देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, हम किसको देखें, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है सिग्मा f+1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी बन रही है, सबको जमा कर लें तो 35 बन रही है। 35 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 36 डिवाइडेड बाय 2, 18th टर्म। अब 18 आंसर नहीं आया, 18th टर्म है, तो जो 18th टर्म है वो कहां पे फॉल कर रही है, इसमें तो नहीं, ये 1 तक एंड हो गया, ये 11 तक एंड हो गया, ये 16 तक, ये 29 तक गया है। 16 और 29 के दरमियान कहीं पर 18 फॉल कर रहा है, तो वहां पर हमने इसको देखना है और वहां पर जो वैल्यू हमें मिल रही है वो है 20। सो 20 इज द मीडियन हेयर। अच्छा, ये डिस्क्रीट डाटा था। आप उसकी फर्दर एक एग्जांपल आ गई। हम कंटिन्यूस डाटा की अगर बात करें तो कंटिन्यूस डाटा का मीडियन निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है L+H डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई n डिवाइडेड बाय 2 माइनस e। L है हमारे पास लोअर क्लास लिमिट, H है हमारे पास विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास हम इसमें चेक करेंगे। F हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है, n डिवाइडेड बाय 2 असल में हमारे पास सिग्मा f डिवाइडेड बाय 2 है, और जो C है वो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डाटा है इस तरीके से, इसमें हमारे पास डेली वेजेस दी गई है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। हम इसमें क्लास बाउंड्री तय करते हैं और क्लास बाउंड्री तय करने के बाद हम उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन के लिए हम दरमियानी क्लास को लेते हैं, तो हमारे पास जो दरमियानी क्लास है उसके हमने वैल्यूज ले लेनी है। तो मीडियन निकालने के लिए हम करते हैं, अच्छा अब इसमें दरमियानी क्लास भी समटाइम होना जरूरी नहीं है, हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को 2 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 16.5 टर्म। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 16.5 वो 10 के बाद आती है, 18 से पहले आती है, तो ये हमारे पास यहां पर फॉल करेगी, तो ये आपके पास बन गई मीडियन क्लास।
अब आपने लोअर क्लास लिमिट भी इसी की लेनी है 79.5। एच जो आपने क्लास की बाउंड्री लेनी है वो भी इसी की लेनी है, तो वो आपके पास 89.5 में से 79.5 माइनस करेंगे 10 आएगा। और जो फ्रीक्वेंसी वो भी आपने इसी की लेनी है 8, और n डिवाइडेड बाय 2 यानी कि सिग्मा f डिवाइडेड बाय 2 33 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 16.5 आता है। और जो c कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर फॉल कर रही है वो करें इससे प्रीसीडिंग जो हमारे पास क्लास होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास से पीछे हमारे पास क्लास है। तो ये मीडियन क्लास है, इससे पिछली क्लास एक होती है फॉलोइंग क्लास, एक होती है प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग पिछली होती है, फॉलोइंग उससे अगली क्लास होती है। तो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस 10 से कंफ्यूज नहीं होना है, इस 10 को कंसीडर करना है। अपने प्रीसीडिंग क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है और उस फार्मूले में पुट कर देनी है। अब ये चीजें कैसे कवर होंगी? ये चीजें ऐसे कवर होंगी कि आप एक सिंपल पेज लेंगे, उसमें पहले मीन के सारे फार्मूलाज लिखेंगे, उसमें मेंशन करेंगे अनग्रुप डाटा का कौन सा फार्मूला है, जो डिस्क्रीट ग्रुप डाटा वाला ग्रुप है उसका कौन सा फार्मूला है, और कंटिन्यूस डाटा वाला जो फार्मूला वो कौन सा है। फिर इसी तरह मीडियन के लिखेंगे, मोड के लिखेंगे, तो आपको चीजें भूलना कम हो जाएंगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मोड का। सिंपल डाटा में तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है उसे हम मोड कह देते हैं, लेकिन जो हमारे पास अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा होता है उसमें हमने इसको फाइंड आउट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल केजी में वेट है और हमने देखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, इसमें और भी आसान है। 40 केजी वेट 10 बच्चों का और यही सबसे ज्यादा बच्चों का है, तो ये हमारे पास हमारे मोड आ जाता है। ठीक है, तो 40 जो है ये हमारा मोड है। सबसे ज्यादा बार ये आया, 10 बार आया है, इसका मतलब ये नहीं कि 10 मोड है, 10 बार ये आया है। अच्छा, अब इससे हमने मोड देखना है, तो इसमें ये हमारे पास 12 और 16 जो है हमारे पास वैल्यू। अब हमने ये हमारा मॉडल ग्रुप है, हमने देखना है कि इसमें से हम मोड कैसे निकालेंगे। तो उसका फार्मूला है L प्लस एफ एम माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2fm माइनस एफ नॉट माइनस F1। L लोअर क्लास लिमिट है, FM फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप है, तो मॉडल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 6 है। F नॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग ग्रुप है, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप है, और H हमारे पास क्लास इंटरवल है। तो ये वैल्यूज आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आप मोड निकाल सकेंगे। फिर है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? इट इज nth रूट ऑफ द पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यूज। जितनी आपके पास वैल्यूज हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई करें, वो आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज n वैल्यूज, और फिर उनका nth रूट ले लेना है। तो ज्योमेट्रिक मीन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 वैल्यूज हो तो हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, हम कहेंगे x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 मल्टीप्लाई x4, और हमने उसका nth रूट लेना है। 4 वैल्यूज हैं तो nth रूट 1 डिवाइडेड बाय 4 आएगा। अच्छा, इसका दूसरा फार्मूला है जो कि कंपैरेटिवली आसान भी है, उसमें ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटीलॉग सिग्मा लॉग x डिवाइडेड बाय n। तो हमने करना क्या है, हर x वैल्यू का लॉग मालूम करना है और एंड पे सारे लॉग्स को जमा कर लेना है, तो सिग्मा लॉग x आ जाएगा और उसको हमने डिवाइड कर देना n से, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। अब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा आपने पहले सिग्मा लॉग x बटा n किया, अब सिग्मा लॉग fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f log x डिवाइडेड बाय सिग्मा f कर लेना है, यानी कि सारी x वैल्यूज का log लेकर उनको f से मल्टीप्लाई करना है और सिग्मा log f log x कर लेना है और इसको डिवाइड कर लेना है सिग्मा f से। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे ये हमें दिया गया है, ये x वैल्यूज हैं, ये f वैल्यूज हैं। अब आप लोगों ने x वैल्यूज का log x मालूम करना है और उसको f से मल्टीप्लाई करते जाना है, और ये सिग्मा f log x आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देना सिग्मा f से, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है हार्मोनिक मीन का। हार्मोनिक मीन इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल वैल्यूज। दो दफा रेसिप्रोकल का वर्ड आया है कि एक तो ये रेसिप्रोकल है, उलट है अरिथमेटिक मीन का, और किस चीज का अरिथमेटिक मीन? अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज। तो अब ये आपके पास x1 x2 x3 की बजाय ये रेसिप्रोकल वैल्यूज है और इनका ये रेसिप्रोकल है, तो इसे हम कहते हैं हार्मोनिक मीन। यानी कि एक तो आप यूं कर सकते थे, आपके पास अरिथमेटिक मीन होता है x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, चले हम 3 वैल्यूज ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 3। इसका अब रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होगा कि हम सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ ऑल वैल्यूज हो गया। अब आप इसका रेसिप्रोकल ले लेते हो, n ऊपर ले जाते हो, सारी वैल्यूज नीचे ले आते हो, तो इसको हार्मोनिक मीन कहते हैं। तो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिस तरह 5 है, हमने 5 के लिए 1 डिवाइडेड बाय x कर लेना, 1 डिवाइडेड बाय 5। पहले तो सबको उलट कर लेना है, जब सारे उलट हो जाएंगे फिर उनको कर लेना है जमा।
तो सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय x आ जाएगा और टोटल वैल्यूज को इससे डिवाइड कर लेना है, आपके पास आ जाएगा हार्मोनिक मीन। इसी तरह जो ग्रुप डाटा है उसमें आपके पास सिग्मा n की जगह सिग्मा f आ जाएगा और सिग्मा fx की बजाय पहले आप f मल्टीप्लाई x करते थे, अब आप f मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय x करेंगे तो सिग्मा f डिवाइडेड बाय x आपके पास आ जाएगा। इसके बाद प्रॉपर्टीज हैं अरिथमेटिक मीन की, बड़ी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं। पहला कि अगर आप सारी वैल्यूज की डेविएशन को आपस में जमा करें, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज मेजर्ड फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन से हर वैल्यू की डेविएशन को जमा करें तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि अरिथमेटिक मीन बिल्कुल एक सेंट्रल वैल्यू पे ले आता है। और अगर आप सम ले स्क्वायर डेविएशंस ऑफ वैल्यूज मेजर्ड फ्रॉम अरिथमेटिक मीन तो वो मिनिमम आएगा। इसी तरह y1 yi is equal to axi plus b where a and b are some non constants, तो y बार इज इक्वल टू ax बार प्लस b, तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाती है कि आपने कर दिया है कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय n। अब आप क्या करते हो कि यहां पर वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते हैं, x की जगह ले लेते हैं y और x की जगह ले लेते हैं आप ax1 प्लस b प्लस ax2 प्लस b प्लस ax3 प्लस b, तो डिवाइडेड बाय n। तो अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो हम इसमें से इन सब के अंदर a हमारे पास आ रहा है तो a हम कॉमन ले लेंगे तो बाकी रह जाएगा x1 प्लस b प्लस नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x2 प्लस b, इसी तरह ये सारा इसके अंदर आता जाएगा और x3 प्लस b और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा n आ जाएगा। अब इसमें b भी n टाइम रिपीट हो रहा है तो हम क्या कर लेते हैं कि इसमें b कॉमन ले लेते हैं, तो वो जो हमारे पास b आएगा वो हो जाएगा इसमें कॉमन और जितनी भी x1 वैल्यूज है उनको आप आपस में क्या कर लेंगे जमा, यानी कि आप कहेंगे n1 x1 n1 n2 x2, तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपके पास जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो इसको मीट कर जाएगी। नेक्स्ट है अगर आप ग्रुप डाटा ले लें तो जिससे आप पहले सिग्मा x डिवाइडेड बाय n कर रहे थे तो उसे सिग्मा n1 x1 डिवाइडेड बाय सिग्मा n1 आप इसे कर सकते हैं, एक्चुअली यहाँ पे i की टर्म आप यूज करेंगे। नेक्स्ट है वेटेड मीन। वेटेड मीन ये है कि अगर आप 5 बच्चों का टेस्ट लेते हैं 5 मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, लेकिन फाइनल स्कोर बनाते वक्त आप किसी सब्जेक्ट की वेटेज ज्यादा रखते हैं और किसी की कम, जिस तरह के इंटी टेस्ट का स्कोर होता है या आपके एफपीएससी पीपीएससी के या केपीपीएससी के टेस्ट होते हैं, या फिर आप लोगों का कोई भी ऐसा एग्जाम होता है जिसमें कहते हैं कि 100 नंबर के पेपर लिए हैं लेकिन फला सब्जेक्ट उसकी वेटेज 50% है, फला की 30%, फला की 20%, तो उसके लिए वेटेड मीन लेना जरूरी होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम जो स्कोर होता है उसको वेटेज से मल्टीप्लाई करके वेटेज x निकालते हैं और जिस तरह सिग्मा x डिवाइडेड बाय n होता है वहां पे सिग्मा wx डिवाइडेड बाय सिग्मा w आप करके चलेंगे और ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस हमें फोरकास्ट करने में हेल्प करती हैं, तो इसमें हम फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे डाटा है ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ मई डेली टेम्परेचर्स वर रिकॉर्डेड, तो सैटरडे संडे ये सबका डेली टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लिया। तो पहले 3 दिन का एवरेज निकालने के लिए पहले 3 दिनों को जमा करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर अगले 3 का एवरेज निकालने के लिए अगले 3 को जमा करेंगे, यानी कि आपने सैटरडे इग्नोर कर दिया, संडे मंडे ट्यूसडे, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये होता है मूविंग एवरेजेस। तो अब आप मूविंग एवरेजेस निकालेंगे तो ये हमारा वो कंसेप्ट फॉलो कर जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मीडियन। अब आप ग्राफिकली अगर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो फॉर मीडियन क्लास बाउंड्रीज आर प्लॉटेड, आपने क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस पर ले लेनी है, ठीक है, एंड देयर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपने वाई एक्सिस पे ले लेनी, एक हॉरिजॉन्टल बार पे ले लिया, एक वर्टिकल एक्सिस पे ले लिया। अब आपने क्या करना है कि जो आपकी बाउंड्री के पॉइंट्स हैं आपने उन सबको आपस में जोड़ देना है और उनके जोड़ने से जो आपके पास लाइन बनेगी उसे आप कहेंगे ओगाइव। जिस तरह आपके पास ये एक डाटा है क्लासेस फ्रीक्वेंसीज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्री, ये क्लास बाउंड्रीज हैं, इनको आप इधर लिख लो 9.5 14.5 19. ये 39.5 तक आप इसे एंड तक ले लो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने लिखना शुरू की कि 9.5 से 14.5 तक कितनी थी 1, अच्छा उसके बाद आपके पास 14.5 से 19.5 तक कितनी थी 6, वो आप 6 तक ले लोगे। इस तरह आप ये सारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेकर एट द एंड सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो उसको हम कहते हैं मीडियन को ग्राफिकली प्रेजेंट करना। लेकिन ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इंपॉर्टेंट नहीं है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्वार्टाइल। जिस तरह आप चीजों का मीन लेते हैं मीडियन लेते हैं
दरमियानी कंडीशन लेते हैं, आप क्वार्टर्स भी ले सकते हैं। तो किसी भी चीज के 4 क्वार्टर्स होते हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4। तो Q1 के लिए आप क्या करते हैं, जिस तरह मीडियन के लिए आप करते हैं n डिवाइडेड बाय 2th टर्म, तो यहाँ पे n डिवाइडेड बाय 4th टर्म Q1 के लिए। Q2 के लिए 2n डिवाइडेड बाय 4, वो आपके पास n डिवाइडेड बाय 2 ही रह जाता है। थर्ड के लिए 3n डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास इस तरह बन जाता है। और फोर्थ के लिए 4 डिवाइडेड बाय 4th टर्म, तो वो आपके पास nth टर्म बन जाती है। तो इस तरीके से आप ये क्वार्टाइल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास डाटा है, ये मार्क्स है और ये फ्रीक्वेंसी है। अब आपने यहाँ पर Q1 मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे कि पहले इन सबको जमा कर लेंगे, सारी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आप ले लेंगे। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर आप 4 से डिवाइड करें, 5.5 टर्म ये आपको 3 के बाद मिलेगी और यहां पर मिलेगी, ठीक है। अच्छा, 3 डिवाइडेड बाय 4 nth टर्म, ये 16.5 टर्म ये आपको यहां पर मिलेगी। तो जो वैल्यूज आपको यहां पर मिल रही होंगी, इनके जो मिड पॉइंट्स होंगे वो असल में आपके क्वार्टर्स होंगे, वो Q1 होगा, Q3 होगा। तो इस तरीके से आपने ये मालूम करने होते हैं। जिस तरह ये 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, इसका 15 आना चाहिए। 20 + 30 50 होता है, 50 डिवाइडेड बाय 2 25 आना चाहिए। तो आप इन्हें इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है क्वार्टाइल्स मालूम करने का तरीका, ये हो जाएंगे। उसके बाद है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन 3 तरीकों से हम करेंगे। इट इज स्कैटर्डनेस ऑफ वैल्यू फ्रॉम इट्स सेंट्रल वैल्यू। एक होता है सेंट्रल वैल्यू के पास रहना, उसे हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। एक उससे हट जाना जिसे हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसमें रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस 3 चीजें आती हैं। रेंज के लिए आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो आपके पास रेंज आ जाती है। जिस तरह ये आपके पास डाटा है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आप माइनस कर दें। ये सिंपल तरीका है रेंज निकालने का। अगर अब आपके पास ये ग्रुप डाटा है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे बड़ी क्लास बाउंड्री में से सबसे छोटी जो क्लास बाउंड्री उसको माइनस कर देना है। तो आपके पास इस तरीके से भी इसकी रेंज आ सकती है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपने क्या करना होता है, आपने डिफरेंस निकालना है किसी भी वैल्यू में से उसके मीन का, और उन सबको जमा करना है, वो आ जाएगा सिग्मा x माइनस एक्स बार। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू है x, आप इसमें से जो आपका मीन आ रहा है उसको इसमें से मीन को माइनस करेंगे, सारी वैल्यूज का इस तरह करते आएंगे। अच्छा, सबका साथ साथ स्क्वायर लेते जाना। एट द एंड आपने सारे स्क्वायर्स का सिग्मा लेना और n से डिवाइड कर देना। यानी ग्रुप डाटा के लिए, और ग्रुप डाटा के लिए n की जगह f आ जाएगा। तो ये तरीका है। वेरिएंस क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। यानी कि अगर आप स्क्वायर रूट ये ना लगाएं तो अब आपके पास s स्क्वायर ये आपके पास आ जाता है आपका वेरिएंस का फार्मूला। और इसको अगर आप ओपन करके लिखना चाहें तो ये आप इसे इस तरीके से ओपन करके लिख सकते हैं। तो ये अनग्रुप डाटा के लिए है और ये आपके पास ग्रुप डाटा के लिए। फॉर एग्जांपल ये आपके पास x वैल्यूज हैं, आप x बार निकाल लेते हो। अनग्रुप डाटा तो x बार निकालना भी आसान है। x माइनस एक्स बार करते होगे, उनके स्क्वायर लेते आएंगे और फिर उनको जमा कर लेंगे और फिर टोटल वैल्यू से आप उसे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आप ये मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए है और ये हमारे पास इसकी फर्दर एक्सरसाइज है। ये हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस। 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस हैं, अगर आप उनकी फ्रीक्वेंसी निकालना उनकी द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल। आपके पास एक फ्रीक्वेंसी टेबल है और दो कंसेक्यूटिव क्लासेस की अपर लिमिट का अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो उससे आप क्या नाम देंगे। अब इसके लिए आप ये कॉन्सेप्ट देखें, पीछे आपने इसे लोअर लिमिट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस का नाम दिया था, तो यहां पर आप इसके लिए टर्म यूज करें अपर क्लासेस के लिए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट शुरू में फॉलो करता है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, तो उसके लिए हम उसको डायरेक्टली वहीं से जाकर पकड़ते हैं। तो ये रहा आपके पास क्लास इंटरवल का कॉन्सेप्ट, यहां पर एक्चुअली मेंशन नहीं है, नहीं यहां पर ये मेंशन नहीं है, तो इसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, तो आप सबसे पहले यही करेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम इज कॉल्ड। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हिस्टोग्राम जो होता है वो ऊपर ही ऊपर जाता है और नीचे नहीं आता, तो उसे हम ओगाइव का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू अपीयर्स ऑन अ सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये डाटा है हमारे पास, इसका मोड निकाल लें। सबसे ज्यादा बार 1 रिपीट हो रहा है तो 1 इसका मोड है। इसमें से कौन सा डाटा है जिसका मीन, मीडियन, मोड, रेंज सब बराबर है।
तो आप इन सबको मालूम करके देख लें। रेंज जो है वो सबकी बराबर ही है, रेंज तो सबकी 2 है। अच्छा, अब हमने देखना है कि किसका मीन मीडियन मोड भी 2 हो, तो पहले मोड देख लेते हैं। इसका मोड 1 है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, इसका मोड 3 है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर अब इन दोनों में से कोई एक है। इसमें मोड 2 है, इसमें भी मोड 2 है। अब आप इसका मीडियन निकाल लें, इसका मीडियन निकाल के देख लें, इसका भी। अगर वो भी सेम हो तो फिर आप मीन निकाल के देख लें। अच्छा, नेक्स्ट इज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन इन अ सेट ऑफ डाटा। मीडियन निकालें 63, 65, 66, 67, 69। 5 वैल्यूज हैं तो जो आपके पास दरमियानी वैल्यू होगी 66 वो आपका मीडियन होगी। नेक्स्ट जो डाटा इसका मीडियन निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं, तो जो इसकी दरमियानी वैल्यू बनती है वो आपके पास इसका मीडियन होगी। 41 43 47 51 52 57 59, दरमियानी वैल्यू 51 बन रही है, तो ये राइट आंसर है। यहाँ पे मोड 7 3 दफा आया है तो 7 मोड है। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी वैल्यूज चूंकि सेम है तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा। सारी वैल्यूज का सेम होने पर 0 स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। एवरेज पॉकेट मनी 30 स्टूडेंट्स की 20 है, तो टोटल अमाउंट कितनी है? 30 मल्टीप्लाई 20 600, इसका राइट आंसर होगा। अगर आपके पास 30 ऑब्जर्वेशन हो जिसका आंसर 1500 हो, तो एवरेज क्या आएगी? 1500 डिवाइडेड बाय 30, आंसर आएगा आपके पास 50, जो यहां पर नहीं दिया गया, तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज नोन एज रेंज। ये फार्मूला अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए और वो भी अनग्रुप डाटा के लिए। ये दो डाटा सेट्स हैं हमारे पास, तो हमने देखना है कि इनके मीडियंस में क्या डिफरेंस है। तो आप इनको अरेंज करके देख लें, फिर उससे मीडियन दोनों के निकालें और उसको मालूम कर लें। ये किसका फार्मूला है? चूंकि ऊपर रेडिकल का साइन नहीं लगा हो तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन तो नहीं है, ये आपके पास वेरिएंस का फार्मूला है। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को हम मोड कहते हैं। और यहां पर ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। उम्मीद है इससे आपको काफी हेल्प मिली होगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।